हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नीट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से 11 नवंबर 2020 से 9 अक्टूबर 2020 के बीच में जितने भी शिक्षण अभिवृत्ति के प्रश्न जो है पूछे गए हैं उनको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट की तरह भी आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये हमारा पार्ट 3 है, यानी कि इस टाइप से मैंने 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट भी बाकायदे बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सीरियल वाइज यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से करके आपको हर यूनिट की वीडियो मिल जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कवर करा रहा हूँ ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और क्वेश्चन को मैं इस तरीके से कराऊंगा ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। यानी क्वेश्चन को डिस्क्राइब करूंगा और आंसर को भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहां पर भी मैं क्लियर करने का जो है प्रयास करूंगा। और इसके साथ ही साथ किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट भी करना है और उसके बाद से मैं क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा, क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और आंसर को भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से अवबोध स्तर पर शिक्षण की विशेषताओं तथा आवश्यकताओं से संबंधित तथ्यों की पहचान करिए। तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है सारा स्टेटमेंट, तो ये अवबोध स्तर पर जो है शिक्षण की विशेषताओं के बारे में भी दिया गया है और इसके साथ ही साथ उसकी आवश्यकताओं से संबंधित जो तथ्य हैं उसके बारे में यहाँ पर ये ब्लू कलर से मैंने मेंशन किया है। तो इसको आपको इत्मीनान से पढ़ना है। देखिए मैंने आपको बताया था शिक्षण का जो लेवल होता है 3 लेवल पे टीचिंग होती है। एक स्मृति है आपका, दूसरा अवबोध है, उसके बाद लास्ट में चिंतन स्तर आपका होता है। तो इसके बारे में काफ़ी कुछ मैंने पहले भी बता रखा है और आई होप कि आपको याद भी होगा और सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। देखिए पहला जो यहाँ पर दिया जा रहा है कि शिक्षण तथ्यों और सूचना के स्वर पठन पर बल देता है। और फिर नेक्स्ट जो है इसमें कि शिक्षण तथ्यों और सूचनाओं के मध्य संबंधों को देखने को बढ़ावा देने की एक गतिविधि है। और नेक्स्ट जो इसमें है कि शिक्षक अपेक्षा करता है कि विद्यार्थी अपने शब्दों में अभिप्राय का रूपांतरण और निर्वाचन करने में सक्षम हो सके। और डी यहाँ पर है कि शिक्षक प्रस्तुत तथ्यों के पुनः स्मरण और अभिज्ञान पर बल देता है। और यहाँ पर लास्ट है आपका शिक्षक मुख्य विचारों को स्पष्ट करने के लिए बड़ी संख्या में उदाहरण देता है। अब नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से ही आपको अपना सही आंसर बताना है। यानी अवबोध स्तर पर शिक्षण विशेषताओं के अंतर्गत एक से अधिक भी यहाँ पर आपके स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। तो आपको अपना सही आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन सीधे आपको एग्जाम में ही देखने को मिलेंगे। अगर आपने बहुत सारी बुक्स भी परचेज कर रखी है पेपर 1 की, तो अगर उसमें आप प्रैक्टिस सेट देखोगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे वन लाइनर के रूप में। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन सीधे आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। और आपने अगर पहले भी पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर बी और इसके बाद से जो सी आपका विकल्प है और उसके बाद से लास्ट में जो आपका ई है ये राइट आंसर हो जाएगा अवबोध स्तर पर शिक्षण की विशेषताओं और उसकी आवश्यकताओं से संबंधित में। अब देखिए बी में मैंने यही बताया था कि शिक्षण तथ्यों और सूचनाओं के मध्य संबंधों को देखने को बढ़ावा देने की एक आपकी गतिविधि। यानी कि जब अवबोध स्तर का जो शिक्षण आपका होता है तो जो मेमोरी लेवल की जो टीचिंग आपकी हो जाती है, यानी मेमोरी लेवल पे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो तथ्य होते हैं, जो आपके मस्तिष्क में बैठाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि वहां पर आपके पास किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होती, कोई भी तथ्य नहीं होता है, तो वहां पर तथ्य बैठाए जाते हैं बिना सवाल के, ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई पूर्व ज्ञान नहीं है कि आप उससे कंपेयर करें, तुलना करें, चिंतन करें। और उसके बाद से आता है अवबोध स्तर, जहां पर चीजों को थोड़ा थोड़ा आपको बोध कराया जाता है, बोध होने लगता है। तो देखिए यहाँ पर शिक्षण तथ्यों और सूचनाओं के मध्य संबंधों को देखने को जो है यहाँ पर बढ़ावा या एक गतिविधि के रूप में जो है इसको देखा जाता है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर है कि शिक्षक अपेक्षा करता है कि विद्यार्थी अपने शब्दों में अभिप्राय का रूपांतरण और निर्वाचन करने में सक्षम हो। अब देखिए यहाँ पर जब स्मृति लेवल का आपका एजुकेशन हो जाएगा, जो मेमोरी लेवल का एजुकेशन होता है, तो उसके बाद से आपके पास बहुत सारा तथ्य या कॉन्सेप्ट कह लीजिए या जानकारी होती है जिससे आप उसके बारे में कुछ अपने विचार जो है या
अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसका अभिप्राय क्या है उसके बारे में बता सकते हैं अपनी भाषा में। तो आई होप कि अवबोध स्तर आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट जो है कि शिक्षक मुख्य विचार को स्पष्ट करने के लिए बड़ी संख्या में उदाहरण देता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो शिक्षक होता है, जो मुख्य विचार होते हैं उनको क्लियर करने के लिए या स्पष्ट करने के लिए बड़ी संख्या में आपको एग्जाम्पल देता है, यानी समझाने के लिए। अगर कोई तथ्य बता रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसके एग्जाम्पल देता है जिसके बारे में आपको पहले से पता होता है। जैसे कि बताया जाता है कि अगर जब टीचिंग करना है तो आप जो है विद्यार्थियों के रियल लाइफ से जोड़ के कोई कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़ाते हैं तो उनको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने रियल लाइफ में चीजों को जो देखता है उसी प्रकार से जब आप जोड़ते हैं उनको तो वो उसी प्रकार से उसको समझता है और कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी से वो समझ जाता है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके सारा कुछ बताऊं। अब देखिए यहाँ पर बी सी ई आपका राइट आंसर हो गया और उम्मीद करता हूँ कि आपने सही आंसर जो है ऑप्शन डी बताया होगा। आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो भी मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं वहाँ पर भी क्लियर करने का प्रयास करूँगा। और एक बात याद रखिएगा कि जो ये अवबोध स्तर का जो शिक्षण है, इसके प्रस्तावक के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि मॉरिसन महोदय जो है अवबोध स्तर के शिक्षण के प्रस्तावक हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सब कुछ आपको याद करते हुए चलना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कैसे भी घुमा फिरा के, लेकिन आपकी समझ की जो लेवल कह लीजिए बहुत ऊपर चला जाएगा तो आप क्वेश्चन को जैसे भी घुमा के एग्जामिनर पूछे आप उसका आंसर दे पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर 2 कॉलम आपको देखने को मिल जाएगा, एक तरफ सेट 1 होगा, दूसरी तरफ सेट 2 दिया जाएगा, या तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से दिया जाता है, लेकिन 2 कॉलम मिलेंगे और दोनों में अलग अलग चीज़ होगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट होंगे, अलग अलग तथ्य होगा। तो देखिए इसमें जो बताया गया कॉलम पहले में जो है या सेट 1 में अधिगमनकर्ता की विशेषताओं का प्रकार यहाँ पर दिया गया है और उसकी व्याख्या दिया गया है, ठीक है। तो व्याख्या के साथ जो है अधिगमनकर्ता की जो विशेषताओं के प्रकार है उसको हमें मैच करना है और नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से यानी ऑप्शन ए और बी सी डी में से राइट आंसर जो है उसे ही हमें कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करिए, पर्याप्त समय आपको मिलेगा और अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद से अपना राइट आंसर देने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर आइए इसको मैच करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया कि अकादमिक विशेषताएं, ये किसके साथ मैच कर जाएगा, दूसरे के साथ ही आपका मैच कर जाएगा। यहाँ पर अधिगमनकर्ता आवश्यकता पड़ने पर अपने पाठ्यक्रम में विभिन्न तथ्यों का चयन करता है यहाँ पर याद रखना है आपको, यानी कि जो अधिगमनकर्ता की अकादमिक विशेषताएं होती है उसके अंतर्गत वो जब आवश्यकता उसे पड़ता है वो अपने पाठ्यक्रम में जो विभिन्न प्रकार के जो तथ्य होते हैं उनका वो चयन कर लेता है। और जो नेक्स्ट आपका है सामाजिक विशेषता, तो ये आपका मैच करेगा तीसरे के साथ यहाँ पर जाकर। तो यहाँ पर बताया गया कि अधिगमनकर्ता समकक्षियों के टीम मेंबर के रूप में जो है कार्य करता है, ये एक सामाजिक विशेषता है, यानी कि आप जो है 2-4 लोगों के साथ मिलजुल कर जब काम करते हैं तो ये आपका एक तरीके से सोशल क्वालिटी कह लीजिए या सामाजिक विशेषता कह लीजिए, ये आपका हो जाएगा। यानी टीम मेंबर की तरह जो है वो आपस में काम करते हैं जो उनके समकक्ष हैं या क्लासमेट है। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर सी है वो किसके साथ मैच करेगा, तो वो आपका मैच कर जाएगा यहाँ पर चौथे के साथ मैच कर जाएगा। अधिगमनकर्ता अपनी कक्षा के सदस्यों की पसंद और नापसंद की दृष्टि से व्यक्तिगत मतभेद को सम्मान देना शुरू कर देता है, तो ये उसकी भावात्मक विशेषता है, यानी कि किसको क्या पसंद है, अगर कोई बात उसे नहीं भी पसंद है तो वो बात उसके सामने नहीं करना है। तो ये सारा कुछ सोच समझ के जो है वो सबका जो है वो सम्मान करने का प्रयास करता है, तो ये उसकी भावात्मक विशेषता है, ये आपको याद रखना है। ये अधिगमनकर्ता की क्या है, भावात्मक विशेषता है। और नेक्स्ट जो आपका है डी संज्ञानात्मक विशेषता, तो ये आपका पहले के साथ यहाँ मैच हो जाएगा। अधिगमनकर्ता संबंधित संदेशों का सही रूप से संकेतन और विसंकेतन कर लेता है, तो ये उसकी संज्ञानात्मक विशेषता है, ये आपको याद रखना है, यानी चीज़ों को संज्ञान में लेकर समझ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये संबंधित संदेशों का सही रूप से संकेतन और विसंकेतन करता है, ये संज्ञानात्मक विशेषता के अंतर्गत आपका आ जाएगा। तो जैसे आपने मैच किया उसके अकॉर्डिंग आपको इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर देख लेना है। तो जैसे हमने मैच किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, पहले का दूसरा और उसके बाद से बी का तीसरा आपका हो जाएगा और सी का आपका चौथा और लास्ट वाला जो है डी का आपका पहला मैच हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको मैच करना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षक की प्रभाविता का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से अधिगमनकर्ता संबंधी तथ्य कौन से सही है। तो देखिए यहाँ पर जो शिक्षक की प्रभाविता यानी कि वो प्रभावी शिक्षण कर रहा है या सही से, तो उसके संदर्भ में यहाँ पर जो है आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको इनमें से जो सही है उनका चुनाव करके नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से अपना सही आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए सबसे पहले दिया गया कि अधिगमनकर्ताओं की कार्य संगत सक्षमताएं, बी है आपका शिक्षक की विषय वस्तु पारंगतता, और सी है आपका शिक्षण पद्धतियों का विकल्प, और डी है कक्षा की संरचना, और ई है यहाँ पर आपका विद्यार्थियों की तत्परता। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि शिक्षक की प्रभाविता का निर्धारण इन सभी विकल्पों में से अधिगमनकर्ता के संबंध में कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अब वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और यहाँ पर ई केवल आपका सही हो जाएगा। याद रखना है क्वेश्चन में पूछा गया कि शिक्षक की प्रभाविता का निर्धारण करने के लिए इन सभी विकल्पों में से अधिगमनकर्ता संबंधी तथ्य कौन से सही है। तो अधिगमनकर्ताओं की कार्य संगत सक्षमताएं किस प्रकार की हैं, ये शिक्षक की प्रभाविता को जो है प्रदर्शित करेगा कि किस तरीके से शिक्षक पढ़ा रहा है। अगर वो सही तरीके से नहीं पढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो लर्नर है, जो अधिगमन करता है, उसका कार्य संगत सक्षमताएं कम होगी, ठीक है, वो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। और नेक्स्ट है आपका विद्यार्थियों की तत्परता, यानी कि कितना वो एक्टिव है, ये भी जो है शिक्षक की प्रभाविता का निर्धारण यहाँ पर करता है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको पहला यहाँ पर जो है 2-3 शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद से आपको क्लियर हो जाएगा कि शिक्षक की प्रभाविता का निर्धारण, बस इन सभी विकल्पों में से अधिगमनकर्ता के संबंध में ये तथ्य दिए गए हैं और यही तथ्य पढ़ के जो है आपको समझ में आ जाएगा कि शिक्षक की प्रभाविता का निर्धारण आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके सही हैं, ए और ई, और यहाँ पर ऑप्शन बी में ये आपका दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो आपका यूनिट होता है, जितना आप इसे अच्छे तरीके से समझेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कॉलेजों में शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशात्मक रणनीति यथोचित होगी, यानी कि इम्पोर्टेंट होगी या महत्वपूर्ण होगी। अगर आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद से ये जितने भी विकल्प दिए गए उसके बारे में आपको बताता हूँ। कॉलेजों में अगर शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाना है आपको, मान लीजिए कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं और जो शिक्षण अधिगम प्रणाली है उसको प्रभावी बनाना है, तो इन सभी विकल्पों में से कौन सी अनुदेशात्मक रणनीति यथोचित होगी, यानी महत्वपूर्ण होगी। अब देखिए जो रणनीति दी गई है उसमें सबसे पहले व्याख्यान कार्य को कंप्यूटर माध्यम से पुनर्स्थापित करना, बी दिया गया यहाँ पर विद्यार्थियों के तत्परता स्तर के संदर्भ में कर सकता है, कर लेगा के अनुसार शिक्षण को अनुकूल बनाना, और फिर सी दिया गया है अधिगमनकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण पद्धतियों को बहुविध बनाना, और डी है उपलब्धियों का उत्तरदायित्व देकर तथा अभिज्ञान देकर विद्यार्थियों को संलिप्त करना। अब नीचे दिए गए इन सभी विकल्पों में से आपको अपना सही आंसर बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी और सी और डी आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। बी में देखिए यहाँ पर बताया गया कि विद्यार्थियों की तत्परता स्तर के संदर्भ में कर सकता है, यानी किस प्रकार से वो तत्पर है, किस प्रकार से चीज़ों को वो समझते हैं, कितना जल्दी वो एक्शन लेते हैं किसी चीज़ों पे, तो उसके अनुसार जो है यहाँ पर कर लेगा के अनुसार शिक्षण को अनुकूल बनाने का जो है प्रयास करना चाहिए, अगर आप जो है शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाना चाहते हैं। फिर उसके बाद से सी जो है अधिगमनकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण पद्धतियों का बहुविध बनाना, यानी कि जिस प्रकार से विद्यार्थी सीखते हैं, जो भी मेथड बेहतर हो उनको समझने के लिए उस शिक्षण पद्धति का जो है आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद से डी है उपलब्धियों का उत्तरदायित्व देकर तथा अभिज्ञान देकर विद्यार्थियों को संलिप्त करना, यानी कि उपलब्धियों का उत्तरदायित्व उनको देना, यानी जो भी उपलब्धि वो प्राप्त करते हैं, और उसके बाद से अभिज्ञान देकर उनको जो है विद्यार्थियों को पढ़ने में या उनको अध्ययन संबंधी जो है कार्यों में संलिप्त करना जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो ये तीनों आपके राइट है, इसलिए ऑप्शन सी क्या है हमारा
यहाँ पर राइट आंसर है। थोड़ा सा आपको अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके क्वेश्चन को समझना होगा। यहाँ पर बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड हिंदी के इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने ऑप्शन सी बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा जा रहा है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध स्वरूप जो है अपनाया जा सकता है, आपको बताना है। यहाँ पर यथोचित लिख दिया है, लेकिन अपनाया जा सकता है, इस तरीके से भी आप इसे समझ सकते हैं। पहले दिया गया है मौलिक शोध है, बी है यहाँ पर व्यववृत्त शोध है, और यहाँ पर सी है क्रियात्मक शोध, और डी है आपका नृजातीय शोध। तो इनके बारे में जब रिसर्च एप्टीट्यूड का जब क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर का, तो उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से जो ये रिसर्च के आपके अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे मौलिक शोध है, क्रियात्मक शोध है आपका, या निर्जातीय शोध है, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं और उसके आंसर को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक शोध यहाँ पर राइट हो जाएगा। निर्माणात्मक मूल्यांकन का मतलब मैंने आपको कई बार बताया, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है वो शिक्षण के दौरान ही होता है। यानी शिक्षण के दौरान कोई भी टॉपिक या तथ्य आप जब छात्रों को पढ़ा रहे हैं, अगर कुछ उसमें समझ में नहीं आता है, अगर आपको जांच करना है, तो तुरंत आप उस टॉपिक या तथ्य से जुड़ा कोई क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं। अगर उनको नहीं समझ में आएगा तो तुरंत आप उनका डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध स्वरूप जो है अपनाया जाता है, तो क्रियात्मक शोध। अब याद रखना है आपको, क्रियात्मक शोध को इंग्लिश में एक्शन रिसर्च भी कहा जाता है। देखिए क्रियात्मक शोध दिन प्रतिदिन की स्वाभाविक परिस्थितियों को पहचानने, अध्ययन करने और समाधान खोजने की एक विधि है, एक रिसर्च का मेथड है। आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं। क्रियात्मक का मतलब एक्शन रिसर्च, तो इंग्लिश टर्म भी और हिंदी टर्म दोनों आपको याद रखना है। यानी तुरंत कोई अगर समस्या उत्पन्न होती है, तो अगर उस स्थिति में अगर आपको रिसर्च करना है, तो आप क्रियात्मक शोध को जो है अपना सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य निम्नलिखित का अवसर प्रदान करता है। किसका अवसर प्रदान करता है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य इन सभी विकल्पों में से किसका अवसर प्रदान करता है। पहला जो ऑप्शन है आपका, अनुशासित अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवस्थित विचारों का अग्रसरण, और फिर उसके बाद से नेक्स्ट है साझेदारी और सावधानी सहित प्रतिभाग जो समीक्षात्मक एवं सृजनशील विमर्श की ओर उन्मुख होता है, और सी है मान्यताएं एवं मूल्यों को स्थापित करना जो अभिवृत्ति परिवर्तन की ओर ले जा सके, और डी है उन विचारों में सहचर्य बनाना जो परस्पर भिन्नता एवं अभिन्नता रखते हों। अब इन चारों विकल्पों में से ही आपको क्या करना है, राइट आंसर अपना बताने का प्रयास करना है। देखिए अब इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साझेदारी और सावधानी सहित प्रतिभाग जो समीक्षात्मक एवं सृजनशील विमर्श की ओर उन्मुख होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य इन सभी विकल्पों में से किसका अवसर प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पर साझेदारी और सावधानी सहित प्रतिभाग जो समीक्षात्मक एवं सृजनशील विमर्श की ओर जो है उन्मुख होता है, उसके ओर जो है ये अवसर प्रदान करता है। कौन? प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का जो है ये आपका लक्ष्य होता है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए ये अपने आप में भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है और अलग वे में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, और यहाँ पर जो विकल्प आपको दे दिए गए हैं, बहुत लंबे चौड़े विकल्प दे दिए गए हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब तक अच्छे तरीके से जो ऑप्शन को आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर सही आंसर नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझें और पढ़ के उसके बाद ही आंसर देने का प्रयास करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है कि गैने ने अधिगम अनुक्रम में कौन सा अधिगम प्रकार संप्रत्यय अधिगम के तुरंत पहले आता है, ये आपको बताना है। तो अधिगम संबंधित सिद्धांत जो है गैने महोदय ने दिया था, तो उसी में पूछा जा रहा है कि अधिगम अनुक्रम में कौन सा अधिगम प्रकार जो है संप्रत्यय अधिगम के तुरंत पहले आता है। पहला ऑप्शन दिया गया है संकेत अधिगम, बी है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, और सी है श्रृंखला अधिगम, और डी है यहाँ पर विभेदन अधिगम। तो सही आंसर क्या है, इसका जवाब आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। विभेदन अधिगम क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए आपको याद रखना है कि गैने के अधिगम सिद्धांत में विभेदन अधिगम जो है वो संप्रत्यय अधिगम जो अधिनियम है उसके तुरंत पहले आता है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना है कि गैने ने जो है अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में जो है अधिगम के 8 स्तरों के बारे में जो है बताया है, और जिसमें आपको याद रखना है कि समस्या समाधान अधिगम तथा सबसे नीचे सांकेतिक अधिगम आपका आता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो 8 स्तर बताए हैं इसमें सबसे पहले आपका समस्या समाधान अधिगम आता है और सबसे लास्ट में सांकेतिक अधिगम आता है। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अधिगम अनुक्रम में कौन सा अधिगम प्रकार जो है संप्रत्यय अधिगम के तुरंत पहले आता है। तो संप्रत्यय अधिगम के तुरंत पहले आपका यहाँ पर विभेदीकरण अधिगम आता है। यहाँ पर विभेदन दिया है लेकिन उसमें विभेदीकरण भी आपको दे सकता है, तो ये आपको याद रखना है। आई होप कि ये क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर डिटेल में मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसमें भी मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अधिगमनकर्ता के विकास की कौन सी अवस्था में संप्रत्यय अधिगम के संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन आपको मिल जाएगा शैशवावस्था के दौरान, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था के दौरान, सी है किशोरावस्था के दौरान, और डी यहाँ पर है पूर्व किशोरावस्था के दौरान। तो सही आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। अधिगमनकर्ता के विकास की कौन सी अवस्था में संप्रत्यय अधिगम के संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती है, ये आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर किशोरावस्था के दौरान। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अधिगमनकर्ता के विकास की कौन सी अवस्था में संप्रत्यय का मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है दृढ़ विश्वास होता है। संप्रत्यय का मतलब यानी कि संप्रत्यय अधिगम के संवर्धन के लिए यानी कि वृद्धि के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती है, तो ये आपका किशोरावस्था के दौरान रहता है। और किशोरावस्था जो है 15 से 20 वर्ष में जो है मानसिक विकास तीव्र गति से उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। याद रखना है कि किशोरावस्था के दौरान 15 से 20 वर्ष में जो मानसिक विकास होता है विद्यार्थी का या लर्नर का कह लीजिए या किशोर का, वो क्या हो जाता है उच्चतम सीमा तक जो है वो पहुंच जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कथन 1 मिल जाएगा, कथन 2, दोनों कथन को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होता है और उसके बाद से ही नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से आपको क्या करना होता है, अपना राइट आंसर बताना होता है। अब देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या पूछा गया कि एक पूरक के रूप में अभिक्रमित अनुदेश सामग्री का अनुप्रयोग अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की संभाव्यता से भरपूर है। अब देखिए कथन दूसरे में क्या पूछा गया कि आईसीटी का अनुप्रयोग यदि न्यायसंगत रूप से किया जाए तो शिक्षण अधिगम प्रणालियाँ प्रभावी और कुशल बन जाएंगी, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आपको 4 विकल्प भी दे दिए गए हैं। अब स्टेटमेंट को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप सही आंसर भी नहीं दे पाएंगे, तो इसे आपको अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद से ही अपना सही आंसर बताने का प्रयास करना है, यहाँ पर भी और एग्जाम हॉल में भी। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर कैसे, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए एक पूरक के रूप में अभिक्रमित अनुदेश सामग्री का अनुप्रयोग अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की संभाव्यता से भरपूर होता है। अब देखिए यहाँ पर कोई सिस्टमेटिक तरीके से या स्टेप बाय स्टेप तरीके से अनुदेशन सामग्री का अगर प्रयोग करते हैं या अनुप्रयोग करते हैं, उस स्थिति में अधिगम परिणाम जो है इष्टतम यानी बेहतर तरीके से जो है हो सकती है, इसकी संभाव्यता जो है भरपूर रहती है, ये आपका बताया जा रहा है। सही बात है, एक सिस्टमेटिक तरीके से एक जो है वे में अगर आप अध्ययन कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर ये बेहतर हो सकता है, यानी संभाव्यता जो है इसकी भरपूर रहती है कि इसके अधिगम परिणाम जो है बेहतर होंगे। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ, कथन पहला आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग यानी कि प्रयोग यदि न्यायसंगत यानी सही तरीके से किया जाए तो शिक्षण अधिगम प्रणालियों को प्रभावी और कुशल बनाया जा सकता है। यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक तकनीक जो भी है
इसमें अगर इसको सही तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहने का मतलब कि जब भी इंटरनेट का आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ भी होती हैं, बहुत सारी जानकारियाँ अच्छी भी होती हैं और बहुत सारी जानकारियाँ आपके लिए हेल्पफुल नहीं होती हैं, आपकी काम की नहीं होती हैं। तो अगर आप वहाँ पर समय गंवाएंगे या कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कुछ है इस दुनिया में, तो अगर सही तरीके से अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो अधिगम प्रणाली को प्रभावी और कुशल बनाया जा सकता है। इसलिए ये दोनों आपके कथन राइट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्क आर कहा गया है, यानी अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए अभिकथन ए में क्या दिया गया है कि प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु प्राप्तांकों के निर्वाचन में मानक संदर्भित जो यहाँ पर एनआरटी तथा निष्कर्ष संदर्भित जांच दोनों प्रकार की पद्धतियों को संश्लेषित करना चाहिए। और तर्क क्या बताया जा रहा है कि अभिभावकों तथा शैक्षिक प्रशासक साथ ही छात्र स्वयं भी उपलब्धि का स्तर जानना चाहेंगे, जो कि निर्धारित निष्कर्ष, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ये निष्कर्ष आपका हो जाएगा, निष्कर्ष के अनुसार तथा प्रतिभागियों की सापेक्ष स्थिति की तुलना में होगा। अब यहाँ पर नीचे कुछ विकल्प आपको दिए जाते हैं, 4 विकल्प। इन चारों विकल्पों में से ही आपको अपना सही आंसर क्या होता है अब बताना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझना होता है, उसके बाद से ही आप अपना राइट आंसर दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर करता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए अभिकथन में यही बताया गया कि प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु प्राप्तांकों के निर्वाचन में मानक संदर्भित जो है परीक्षण, जिसको यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया है एनआरटी, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है याद रखना है आपको, नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट जो है ये आपका होता है। तो अगर आपसे एनआरटी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है और हिंदी में इसको मानक संदर्भित परीक्षण भी कहा जाता है, ठीक है। तथा निष्कर्ष संदर्भित जांच दोनों प्रकार की पद्धतियों को संश्लेषित करना चाहिए, ये आपका सही हो जाएगा। अगर प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली को सुनिश्चित करना है तो यहाँ पर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होता है उसे करना होगा, यानी कि मानक संदर्भित परीक्षण। और नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर है कि अभिभावक तथा शैक्षिक प्रशासक साथ ही छात्र स्वयं भी उपलब्धि का स्तर जानना चाहेंगे, जो कि निर्धारित निष्कर्ष के अनुसार तथा प्रतिभागियों की सापेक्ष स्थिति की तुलना में होगा। तो ये दोनों आपका अभिकथन और तर्क दोनों राइट है, इसीलिए आपका यहाँ पर ए और आर दोनों सही जो है सही हो जाएगा और आर ए की सही व्याख्या, यानी तर्क जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इस स्टेटमेंट में जो है आपका ये जो 4 कंडीशन बनाई गई है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा समझ के क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे अगर थोड़ा सा भी अगर आप गलती करते हो तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए। अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन आपको 4 से 5 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अलग अलग टाइम में पूछा जाता है, या इस टाइप के क्वेश्चन कभी ज़्यादा भी दे दिए जाते हैं, कभी कम भी दे दिए जाते हैं, लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अवबोध स्तर शिक्षण में महत्वपूर्ण क्या है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए अवबोध स्तर के बारे में काफ़ी कुछ मैंने बता रखा है, तो आई होप कि आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को पॉज करिए, समय लीजिए, लेकिन राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तथ्यों और विचारों के बीच संबंध के देखने के दायरे का संवर्धन जो है यहाँ पर किया जाता है अवबोध स्तर के शिक्षण के अंतर्गत। मैंने आपको बताया था कि जब आपका मेमोरी लेवल का टीचिंग हो जाता है, यानी स्मृति स्तर की जो शिक्षण होता है वो संपन्न हो जाता है, तो उसके बाद अवबोध स्तर का शिक्षण आपका होता है, यानी कि अब आपके पास कुछ ज्ञान है, तथ्य हैं जिससे आप बोध कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया कि तथ्यों और विचारों के बीच संबंध जो है आप जो है स्थापित कर सकते हैं, उसके बारे में उसके बीच में जो संबंध है वो जो है स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसका संवर्धन का मतलब वृद्धि किया जाता है। याद रखना आपको, तथ्यों और विचारों के बीच संबंध के देखने के दायरे का संवर्धन किया जाता है, यानी वृद्धि किया जाता है अवबोध स्तर के शिक्षण में। इसके बाद आता है आपका चिंतन स्तर, ये भी आपको याद रखना है।
अब देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया है। ठीक है, मैं नेक्स्ट विकल्प के बारे में आपको आई थिंक बताने जा रहा था, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किशोर अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सी भावात्मक विशेषताएं निर्णायक महत्व की हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि किशोर अधिगम में, यानी कि जो किशोर अवस्था के शिक्षार्थी हैं, अधिगमन करता हैं, तो किशोर अधिगम में इन सभी विकल्पों में से कौन सी भावात्मक विशेषताएं निर्णायक महत्व की होती हैं। पहला यहाँ पर है समूह से तदैत्व की भावना, बी है यहाँ पर नायक पूजा और संवेदनाएं, सी है पड़ोसियों के साथ भावात्मक संबंधों का विस्तार, डी है निर्भरता, उन्मुखता और मित्र बनाना। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नायक पूजा और संवेदनाएं जो है ये किशोर अधिगमन कर्ता जो होते हैं या अधिगम में जो है यहाँ पर भावात्मक विशेषताएं की जो है निर्णायक महत्व की होती हैं। अब देखिए जो किशोर अवस्था में बालक या बालिकाएं होती हैं, तो नायक पूजा का मतलब कि उनके कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस होती हैं, अभिनेता या अभिनेत्री, कोई फेवरेट खिलाड़ी, तो उनकी वो बड़ी पूजा करते हैं, यानी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे भी आपको याद रखना है। जैसे देखिए आपको हमेशा याद रखना है कि किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष के बीच की जो है मानी जाती है, और जिस समय जो है बालक में तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास देखने को आपको मिलता है, यानी कि शरीर में भी वृद्धि बहुत तेजी से होती है और मानसिक बदलाव भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। हार्मोनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा इस अवस्था में होते हैं, ये आप सभी को पता है। और याद रखना है कि इस समय किशोर तथा किशोरियों में नायक पूजा, जैसे कि यहाँ पर स्टार कोई है, फिल्म स्टार या अभिनेता या अभिनेत्री या क्रिकेटर हो गया, इसको अपना वो भगवान मानते हैं, सब कुछ मान बैठते हैं। और संवेदनाएं का मतलब यहाँ पर है कि समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो है देखने को मिलती है, यानी समाज के प्रति उनकी अलग अलग तरह की जो संवेदनाएं हैं और राष्ट्र के प्रति, वो आपको इस 12 से 18 वर्ष के बीच के जो किशोरावस्था वाले जो बालक और बालिकाएं होती हैं उसमें देखने को मिल जाती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट है, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षण के दौरान जब कोई अध्यापक प्रक्रिया प्रश्न का प्रयोग करता है तो निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्रश्नों का प्रभुत्व होगा। यहाँ पर इन सभी में से आपको बताना है, यानी एक से अधिक प्रश्नों का यहाँ प्रभुत्व हो सकता है, इसलिए ए बी सी डी इस प्रकार से आपको 5 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दे दिए गए हैं, और नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको अपना सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया, प्रत्यक्ष प्रश्न, दूसरा है उच्चतर क्रम के प्रश्न, तीसरा है यहाँ पर अभिसारी प्रश्न, और डी है आपका अप्रत्यक्ष प्रश्न, और ई है संकल्पना आधारित प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या आपको लगता है उसी के अनुसार आपको जवाब देना है। वैसे देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि यहाँ पर बी आपका और उसके बाद से जो डी है और उसके बाद से जो ई है वो राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतर क्रम के यहाँ पर जो है प्रश्न आपका हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद से अप्रत्यक्ष प्रश्न और संकल्पना आधारित प्रश्न। प्रश्न में क्या पूछा गया कि शिक्षण के दौरान जब कोई अध्यापक प्रक्रिया प्रश्न का प्रयोग करता है तो उस स्थिति में इन सभी विकल्पों में से कौन से प्रकार के प्रश्नों का प्रभुत्व होता है। तो उच्चतर क्रम के प्रश्न का प्रभुत्व होता है, अप्रत्यक्ष प्रश्न का प्रभुत्व होता है, और संकल्पना आधारित प्रश्नों का प्रभुत्व होता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि सही आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं और इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। कथन 1 है एक तरफ यहाँ पर आपको कथन 2 देखने को मिल जाएगा। कथन पहले में दिया गया है कि अनुशिक्षण समूह परिचर्चा और प्रश्न उत्तर सत्र संवादात्मक है और प्रत्यक्ष शिक्षण विधि का यह अंग है। अब कथन 2 में क्या दिया गया कि परियोजना कार्य, प्रयोगशाला कार्य, अनुरूपण और भूमिका निर्वहन क्रिया आधारित है और अप्रत्यक्ष शिक्षा विधि का ये अंग है। अब नीचे दिए गए इन सभी विकल्पों में से, यानी कि ऑप्शन ए बी सी डी, इन चारों में से राइट आंसर क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। कथन पहला और दूसरा दोनों आपका सही हो जाएगा। कैसे, अब इसको थोड़ा सा जानते हैं।
कथन पहले में बताया गया कि अनुशिक्षण, देखिए अनुशिक्षण का मतलब आपका प्रशिक्षण भी आप इसे कह सकते हैं या अभ्यास कह सकते हैं, ठीक है। अनुशिक्षण समूह परिचर्चा और प्रश्न उत्तर सत्र संवादात्मक है, इसमें जो भी बातचीत होती है संवाद होता है, और प्रत्यक्ष शिक्षण विधि का अंग है, यानी कि ये प्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, यहाँ पर जैसे कि अभ्यास हो गया, अगर समूह परिचर्चा यानी समूह में कई सारे लोग हैं तो वो भी प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर उपस्थित हैं, अगर प्रश्न उत्तर सत्र का भी आयोजन आप करते हैं तो यहाँ पर भी प्रत्यक्ष रूप से आप होंगे, तभी जो है प्रश्न उत्तर सत्र आपका आयोजन हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये प्रत्यक्ष शिक्षण विधि का अंग है, तो ये आपका तो राइट हो गया इस प्रकार से। कथन दूसरे में दिया गया कि परियोजना कार्य जो है और प्रयोगशाला कार्य अनुरूपण और भूमिका निर्वहन क्रिया आधारित है और ये अप्रत्यक्ष शिक्षा विधि का अंग है, यानी परियोजना कार्य जो होता है आपको एक तरीके से दे दिया जाता है प्रोजेक्ट, तो ये आपका अप्रत्यक्ष है, यानी कि यहाँ पर कोई भी टीचर आपके पास उपलब्ध नहीं रहेगा, आपको प्रोजेक्ट दे दिया गया, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, जो प्रैक्टिकल कार्य होता है। और यहाँ पर अनुरूपण और भूमिका निर्वहन क्रिया आधारित ये अप्रत्यक्ष शिक्षा विधि का अंग होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसलिए ये दोनों आपके राइट हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये भी कथन वाला क्वेश्चन है, दो कथन आपको यहाँ पर दिए गए हैं और नीचे इन चारों विकल्पों में से ही आपको अपना सही आंसर बताना है। तो सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं हम। तो पहले कथन में दिया गया कि अधिकतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान और योग्यताओं की उच्चतम सीमाओं का आकलन के लिए अभिकल्पित होता है। और कथन दूसरे में दिया गया कि विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार और विशेषताओं के मापन के लिए अभिकल्पित होता है। अब आपको इन चारों में से ही अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, कथन पहला और कथन दूसरा दोनों आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कथन पहले में यही आपको बताया गया कि अधिकतम निष्पादन परीक्षण, यानी कि जिसको इंग्लिश में मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहा जाता है, परीक्षार्थियों के ज्ञान और योग्यता की उच्चतम सीमाओं का आकलन करने के लिए अभिकल्पित होता है, जो कि आपका स्टेटमेंट्स में दिया गया। तो ये आपका राइट हो जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि इस परीक्षण में विद्यार्थियों के एक साथ कई अंतर्निहित दक्षताओं का मापन किया जाता है, जो कि समय तथा लागत को सीमित करने के साथ शिक्षक का मार्गदर्शन भी कहा जाता है। यानी कि ये आपका जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट है ये आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अब दूसरा जो कथन दिया गया है विशिष्ट उत्तर परीक्षण, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए जो दूसरे स्टेटमेंट्स या कथन में दिया गया कि विशिष्ट उत्तर परीक्षण, जिसको इंग्लिश में टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट भी कहा जाता है, परीक्षार्थियों के व्यवहार और विशेषताओं के मापन के लिए अभिकल्पित किया जाता है और यह परीक्षण मूलतः दिन प्रतिदिन कार्य व्यवहारों के परीक्षण में सहायक होता है, जिनसे विद्यार्थियों के व्यवहारों तथा गुणों की माप होती है। इसलिए ये दोनों आपका सही हो जाएगा, यानी कि कथन पहला और कथन दूसरा दोनों आपका सत्य है, इसलिए ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सही आंसर आप सभी ने बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रभावी शिक्षण में सहयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किन्हें प्रमुख व्यवहार के रूप में पहचाना गया है। यानी प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ विकल्प आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन सा प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में आपका सही होगा उसका चुनाव करना है, फिर नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से आपको अपना सही आंसर बताने का प्रयास करना है। अब देखिए सबसे पहले क्या दिया गया यहाँ पर, पाठ की स्पष्टता, यानी कि जो भी पाठ या लेसन आप पढ़ाने जा रहे हैं उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। अब बी है अनुदेशात्मक विविधता, उसके बाद से सी है विद्यार्थियों के विचारों एवं सहयोगों का प्रयोग, और डी दिया गया अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता रहना, और ई है आपकी संरचना। तो आपको बताना है कि प्रभावी शिक्षण में सहयोग करने के लिए इन सभी विकल्पों में से किन्हें प्रमुख व्यवहार के रूप में पहचान आप सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी आपका क्या हो जाएगा, ए, बी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले है आपका पाठ की स्पष्टता, यानी लेसन जो आपका है, जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, तभी जो है आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे, तभी प्रभावी शिक्षण आपका हो पाएगा। यानी कि जो भी चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका
आपके माइंड में क्लियरनेस कह लीजिए, उसके बारे में जो है किसी प्रकार की दुविधा या संदेह नहीं होना चाहिए। वो पूरी तरीके से आपका टॉपिक या लेसन या चैप्टर कह लीजिए क्लियर होना चाहिए। ये बड़ा जरूरी होता है प्रभावी शिक्षण के लिए। अब बी जो यहाँ पर आपका दिया गया है अनुदेशात्मक विविधता, यहाँ पर बी में बताया गया है कि अनुदेशात्मक विविधता भी जो है आपके पास होनी चाहिए। आपके पास जो है यहाँ पर अलग अलग प्रकार से जो है विविधता होनी चाहिए पढ़ाने के दौरान। प्रभावी शिक्षण में जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। और डी जो आपका दिया गया कि अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता रहना, यानी कि जब भी आप टीचिंग कर रहे हैं तो उस अधिगम प्रक्रिया में जो छात्र है किस प्रकार से संलग्न रहता है, वो भी प्रभावी शिक्षण को आपका इंडिकेट करता है। अगर आप अच्छे तरीके से शिक्षण नहीं चल रहा है तो अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता बहुत कम होगी। इंटरेस्ट जिसको आप कह सकते हैं, वो इंटरेस्ट आपका कम हो जाएगा। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रभावी शिक्षण में सहयोग करने के लिए। तो ये आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रभाव की दिशा प्रमुखता एक तरफा होती है, आपको इन चारों में से बताना है। पहला है परामर्श देना, बी है मार्गदर्शन प्रदान करना, सी है शिक्षण और डी है अधिगम। तो इसमें से सही आंसर क्या है, इसका जवाब आपको देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर अधिगम। इन सभी विकल्पों में से जो है प्रभाव की दिशा प्रमुखता एक तरफा जो है अधिगम में होती है, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर इसके बारे में कुछ मैं बता देता हूँ कि अधिगम में प्रभाव की दिशा प्रमुखता एक तरफा होती है और अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पूर्व अनुभवों के आधार पर व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का काम करता है। अब देखिए कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा भी कुछ बताया गया है यहाँ पर कि वुडवर्थ के अनुसार जो है नई सूचनाओं तथा नई प्रक्रियाओं को धारण करना ही क्या होता है, अधिगम होता है। ये अधिगम के संदर्भ में जो है वुडवर्थ महोदय के द्वारा बताया गया है कि नई सूचनाएं तथा नई प्रक्रियाओं को धारण करना अधिगम होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का फिलहाल में राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षण के निम्नलिखित कौन से स्तर में संप्रेषण प्रक्रिया अति उच्च स्तर पर सक्रिय एवं अंतःक्रियात्मक होती है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला देखिए यहाँ पर स्व विमर्श स्तर, बी है आपका अवबोध स्तर, सी है स्मृति स्तर और डी है स्वायत्त विकास स्तर। अब इन चारों में से राइट आंसर क्या है, इसका जवाब आपको देना है। देखिए यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए स्वविमर्शी स्तर, ये आपको याद रखना है। इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्टिव लेवल भी कहा जाता है। तो हिंदी के टर्म्स तो आपको याद रखना है लेकिन इंग्लिश के टर्म्स भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि इंग्लिश के टर्म्स हैं जो वर्ड्स हैं वो बदलते नहीं हैं, लेकिन हिंदी के जो वर्ड्स हैं वो बदलते रहते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे आप और आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए इंग्लिश के टर्म्स भी आपको क्लियर करते हुए चलना है। अब देखिए स्वविमर्शी स्तर जो है आपके शिक्षण का जो है लास्ट वाला लेवल है, जैसे पहले आपका स्मृति होता है, मेमोरी लेवल, दूसरा आपका यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है और तीसरा जो आपका होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि यहाँ पर आपको मैंने बताया है। पहले लेवल में ज्ञान जो है दिमाग में बैठाने का काम होता है, दूसरे लेवल की जो टीचिंग अवबोध में होती है वहाँ पर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है जो ज्ञान है, और उसके बाद से जो लास्ट में जिसमें चिंतन किया जाता है, चिंतन स्तर भी कभी दे देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, स्वविमर्शी स्तर देगा तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश में आपको याद रखना है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका कथन वाला है, क्वेश्चन नंबर 19। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, दोनों को पढ़ना है। पहला दिया गया कि प्रभावी होने के लिए शिक्षण एवं परीक्षण दोनों साथ साथ चलने चाहिए। कथन दूसरा दिया गया कि प्रतिपुष्टि निर्माणात्मक मूल्यांकन का आवश्यक घटक नहीं बनता है। अब इन चारों विकल्पों में से नीचे ये जो दिए गए हैं चार विकल्प, इनके अनुसार ही अपना राइट आंसर बताना है कि पहला सही है ऑप्शन, की बी सही है, कि सी सही है या डी सही है। जवाब आपको अपना कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला आपका राइट हो जाएगा, कथन दूसरा आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब कैसे, मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। अब देखिए प्रभावी होने के लिए शिक्षण एवं परीक्षण दोनों साथ साथ चलने चाहिए। अगर प्रभावी रहना है तो शिक्षण के साथ परीक्षण होना भी जरूरी है, इसलिए ये आपका राइट हो जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है, शिक्षकों का भी आप देखते हैं उनका भी परीक्षण चलता रहता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और विद्यार्थियों के लिए भी परीक्षण यहाँ पर जरूरी है। तो ये दोनों आपका सही है, साथ साथ चलने
रहने चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रतिपुष्टि निर्माणात्मक मूल्यांकन का आवश्यक घटक नहीं है। प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक। अब देखिए यहाँ पर निर्माणात्मक मूल्यांकन के बारे में आपको पता है कि शिक्षण के दौरान ही ये मूल्यांकन किया जाता है। अगर कोई टॉपिक या तथ्य जो है शिक्षक क्लासरूम में पढ़ा रहा है और तुरंत वहाँ पर उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन छात्रों के द्वारा किया जाता है और उसका उत्तर जो है उनसे पूछा जाता है। अगर नहीं भी पता होता है तो तुरंत वहीं पे वो चीज़ें क्लियर करने का टीचर प्रयास करता है। तो ये फीडबैक वाला सेक्शन हटाने की बात कर रहा है, जबकि हटाना नहीं चाहिए। यहाँ पर ये आपका नहीं की जगह सही होगा, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मास्लो के अधिक्रम में निम्नलिखित में से कौन से आवश्यकता बल उच्च स्तरीय अधिगम से संबंधित है। यानी कि मास्लो महोदय ने अपना एक अधिक्रम जो है प्रस्तुत किया है अधिगम के संबंध में। उसी के संबंध में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि मास्लो के अधिक्रम में इन सभी विकल्पों में से आवश्यकता बल उच्च स्तरीय अधिगम से संबंधित है। कौन सा संबंधित है ये हमें बताना है। पहला है शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताएं, बी है सुरक्षा की आवश्यकताएं, सी है सामाजिक आवश्यकताएं, डी है आत्मसम्मान की आवश्यकताएं और ई है आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं। नीचे चारों विकल्पों में से ही आपको अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर केवल डी और उसके बाद से ई आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि आत्मसम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता ये जो है मास्लो के अधिक्रम में जो है आवश्यकता बल उच्च स्तरीय अधिगम से आपका संबंधित है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो अधिक्रम है इसमें सबसे ऊपर आपका आत्मसिद्धि की आवश्यकता आता है और सबसे नीचे जो आपका है वो आपका है निम्न स्तरीय अधिगम का स्तर, जिसमें भोजन, जल, निद्रा, उत्सर्जन इत्यादि जो है आता है मास्लो के अनुसार। ये आपको याद रखना है। इस तरीके से इनका ये अधिक्रम है। अगर आप बोलेंगे तो अलग से मैं इसके बारे में बता दूंगा डिटेल में। इस तरीके से अधिक्रम आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर आत्मसिद्धि मिल जाएगी और सबसे नीचे आपको यहाँ पर शारीरिक या दैहिक जो है आपको स्तर मिल जाएगा, ठीक है। आत्मसिद्धि में आपको आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं मिल जाएंगी और नीचे जो आपका शारीरिक या दैहिक में भोजन, जल, निद्रा, उत्सर्जन आदि जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आत्मसिद्धि जो है वो उच्च स्तरीय अधिगम का है पार्ट है और जो शारीरिक या दैहिक जिसमें भोजन, जल, निद्रा, उत्सर्जन इत्यादि है वो निम्न स्तरीय अधिगम का जो है भाग है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा रहे कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक एवं छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे को ध्यान यहाँ पर रखते हैं एक दूसरे का, और ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। पहला है स्मरण स्तर, बी है अवबोध स्तर, सी है विमर्शी स्तर और डी है आपका स्वायत्तत्व विकास स्तर। देखिए सबके बारे में मैंने आपको बता दिया है, स्मृति स्तर के बारे में, अवबोध स्तर के बारे में, विमर्शी स्तर के बारे में या चिंतनशील स्तर के बारे में, और इंग्लिश में भी मैंने बताया ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। तो आपको याद रखना है कि कक्षा का मुक्त वातावरण जहाँ पर अध्यापक एवं छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे को यहाँ पर एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, तो ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर ज़्यादा सहायक होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है ऐसे वातावरण में विमर्शी स्तर, जिसको चिंतनशील स्तर भी कह सकते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल भी कह सकते हैं, ये स्तर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर सहायक होगा, क्योंकि क्लासरूम का यहाँ पर मुक्त वातावरण है और इस मुक्त वातावरण में अध्यापक एवं छात्र आपस में सहभागी हैं, आपस में कनेक्टेड हैं और एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं। तो ऐसे वातावरण में वो चिंतन या विमर्श कर सकते हैं। तो ये आपका विमर्शी स्तर या चिंतन स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित प्रकार के अधिगम के लिए सही पदानुक्रम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अलग प्रकार के जो अधिगम दिए गए हैं और इनको हमें क्या करना है, क्रम से लगाने का प्रयास करना है। इसमें विविधीकरण अधिगम है, सांकेतिक अधिगम है, अवधारणा अधिगम है और समस्या निदान अधिगम है, नियम अधिगम है। तो इनको हमें क्या करना है, क्रम से लगाना है। यहाँ पर चारों विकल्प जो है दिए गए हैं और आपको जो है इन पदानुक्रम को सही तरीके से सेट करके आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो क्रम यहाँ पर आपका बनेगा
वो सबसे पहले आपका पहले नंबर पे आ जाएगा सांकेतिक अधिगम, ठीक है। उसके बाद से आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा विभेदीकरण अधिगम, फिर उसके बाद से तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका अवधारणा अधिगम, फिर उसके बाद से आपका चौथे नंबर पे आ जाएगा नियम अधिगम आपका हो जाएगा, और पांचवें नंबर पे आपका आ जाएगा समस्या निदान अधिगम। अब देखिए सांकेतिक अधिगम सबसे पहले जो संकेत होते हैं चीज़ें उनको समझने की बात की जा रही है। अब विभेदीकरण अधिगम यानी चीज़ों को तोड़ तोड़ के समझने की बात की जा रही है। फिर जो कॉन्सेप्ट है अवधारणाएं हैं उनके बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद से नियम के बारे में जो है आपको बताया जाएगा। देन समस्या निदान अधिगम, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये क्रम आपका अधिगम के संबंध में आपका राइट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ऑप्शन ए राइट आंसर बताया होगा। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी है, उसे आप जान लीजिए। अब आप कहोगे ये सांकेतिक अधिगम, विभेदीकरण अधिगम, अवधारणा अधिगम, समस्या निदान अधिगम, नियम अधिगम, ये सब कहाँ से आया? इस तरीके से आपके दिमाग में सवाल उठ रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि जो गैगरे महोदय एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक, जो पुस्तक का नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग में कठिनाइयों के आधार पर जो है अधिगम के 8 स्तर के बारे में बताया है। तो इन्हीं 8 स्तरों में से ये 5 अधिगम दिए गए हैं, जिनको हमने पदानुक्रम के अनुसार जो उनका बताया गया है उसको हमने सेट करने का प्रयास किया। अब मैं बता देता हूं उनके अनुसार। सबसे पहला जो अधिगम है सांकेतिक अधिगम है, जिसको हमने पहले नंबर पर रखा। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। उसके बाद से तीसरे नंबर पे है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, और चौथे नंबर पे श्रृंखला अधिगम, और पांचवें नंबर पे है विभेदन अधिगम। अब देखिए पांचवें नंबर पे है, लेकिन बाकी जो बीच में मैंने 3 अधिगम के बारे में बताया वो इसमें मेंशन नहीं है, इसलिए ये दूसरे नंबर पे आपका आ गया है। उसके बाद से छठवें नंबर पे संप्रत्यय अधिगम, और उसके बाद से 7वें नंबर पे आपका यहाँ पर दिया गया है वो है नियम अधिगम, और लास्ट में है आपका समस्या समाधान अधिगम। तो इस प्रकार से ये सारा जो क्रम है आपका, जो कि गैगरे महोदय के द्वारा द कंडीशन ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है उसमें बताई गई है कठिनाइयों के आधार पे अधिगम के 8 स्तर, उसको आपने जाना। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर भी हो गया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि महाविद्यालय स्तर की शिक्षा में आत्मगत सुस्थिति निश्चित करने की दृष्टि से छात्रों को अभिप्रेरित एवं प्रोत्साहित करने में प्रभाविता लाने के लिए अध्यापक में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक गुण संपोषित करने की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको अपना सही आंसर बताना है। पहला है संज्ञानात्मक बुद्धि संबंधी, बी है भावात्मक बुद्धि संबंधी, सी है सामाजिक बुद्धि संबंधी, और डी है आध्यात्मिक बुद्धि संबंधी। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि महाविद्यालय स्तर की शिक्षा में आत्मगत सुस्थिति निश्चित करने की दृष्टि से छात्रों को अभिप्रेरित एवं प्रोत्साहित करने में प्रभाविता लाने के लिए अध्यापक के अंदर जो है किस प्रकार की बौद्धिक गुण जो है होना चाहिए। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से वही पूछा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक बुद्धि। देखिए भावनाओं को समझना पड़ेगा, छात्र किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार से समझता है, उनको जो उनके भावनाएं हैं अगर वो नहीं समझ में आएगा तो ना आप उन्हें अभिप्रेरित कर पाएंगे, ना आप प्रोत्साहित कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अध्यापक में जो है बौद्धिक गुण संपोषित करने की आवश्यकता के लिए भावात्मक बुद्धि का होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24, और ये भी कथन वाला क्वेश्चन है। 2 कथन आपको दिए गए हैं, दोनों कथन को पढ़ना है। उसके नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से ही आपको अपना सही आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए कथन पहले में दिया गया कि अनुदेशात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सेवा में प्रयोग की गई तकनीकों का नेटवर्क अनुदेशात्मक तकनीक है। और कथन दूसरा क्या दिया है कि यदि व्यक्ति विकास शिक्षा का लक्ष्य है तो कंप्यूटर एडिट शिक्षण अध्यापक को प्रतिस्थापित कर सकता है। ये आपको याद रखना है। अब इन दोनों कथनों को पढ़ने के बाद आपको इन चारों में से कौन सा विकल्प जो है सही लग रहा है उसी का चुनाव करना है। देन उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। कथन पहला आपका क्या है सही हो जाएगा, लेकिन कथन दूसरा आपका क्या है गलत हो जाएगा पूरी तरीके से। देखिए कथन पहले में यही बताया गया कि अनुदेशात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सेवा में प्रयोग की गई तकनीकों का नेटवर्क अनुदेशात्मक तकनीक है, यहाँ पर सही है। अब देखिए जो भी अनुदेशात्मक लक्ष्य जो है यहाँ पर पूरा करना है उसके लिए सेवा के तौर पे तकनीकों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा, तो इससे जो है व्यवहार परिवर्तन आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा, क्योंकि कथन पहला और कथन
दूसरा आपका यहाँ पर गलत है, पहला आपका राइट हो जाएगा, सॉरी, और कथन दूसरा आपका गलत है। इसलिए जिसमें आपका कथन पहला सत्य और दूसरा गलत बताया गया है वो आपका राइट हो जाएगा और वो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा में शिक्षण व्यवहार के नीचे दिए गए गुणों के अनुसार ये टी नहीं आपका होगा, अनुसार किसको रचनात्मक मूल्यांकन के भाग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि कक्षा में शिक्षण व्यवहार के नीचे दिए गए गुणों, यहाँ पर कुछ गुण दिए गए हैं कक्षा में शिक्षण व्यवहार के संदर्भ में, और इन गुणों के आधार पर जो है आपको बताना है कि रचनात्मक मूल्यांकन के भाग के रूप में जो है वर्गीकृत किसको किया जा सकता है। पहला है छात्रों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अध्यापक प्रश्न पूछेगा। बी है छात्रों द्वारा प्राप्त की गई विशेषता के स्तर को अध्यापक विनिर्दिष्ट करेगा। सी है प्रस्तुतिकरण के समय अध्यापक छात्रों को अनुबोध करवाता है तथा जांच करता है। और डी है अध्यापक कुछ सेकंड के लिए रुकता है फिर छात्रों को देखकर प्रश्न पूछता है। और ई है आपका अध्यापक निष्पादन निष्कर्ष को इंगित करता है और निर्णायक जो मूल्य है उसे बताता है। तो अब इन सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद आपको इन चारों में से अपना सही आंसर बताने का प्रयास करना है और उसके बाद से कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर आपको देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, और आपका यहाँ पर सी और डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। छात्रों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अध्यापक प्रश्न पूछेगा, ये आपको याद रखना है। और एक पॉइंट यहाँ पर और भी मैं क्लियर कर दूं कि देखिए यहाँ पर जो रचनात्मक मूल्यांकन दिया गया है इसी को निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है। तो आपको पता है कि ये शिक्षण के दौरान ही आपका होता है, इस प्रकार का जो मूल्यांकन है वो टीचिंग के दौरान होता है। तो इसमें छात्रों के स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अध्यापक क्या करता है, प्रश्न पूछता है, यानी जो कुछ भी वो पढ़ा रहा है तो तुरंत उससे संबंधित प्रश्न पूछेगा और कुछ भी वहाँ पर उसको समझ में नहीं आता है, वो आंसर देने में असमर्थ होता है, तो उन तथ्यों को वो फिर से वहीं पे क्लियर करने का प्रयास करता है। तो ये आपका रचनात्मक और निर्माणात्मक मूल्यांकन का भाग है, ये सही है। प्रस्तुतिकरण के समय अध्यापक छात्रों को अनुबोध करवाता है तथा जांच करता रहता है। ये रचनात्मक मूल्यांकन का जो कह लीजिए कि खास बात है, या जो एक कह लीजिए बेहतर जो पहलू इसका जो होता है इंपॉर्टेंट पहलू, उसके अंतर्गत ये आता है। और नेक्स्ट जो है अध्यापक कुछ सेकंड के लिए रुकता है फिर छात्रों को देखकर प्रश्न पूछता है, यानी जो कुछ भी वो पढ़ा रहा है उसके बाद वो रुकता है और उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछता है, क्योंकि निर्माणात्मक मूल्यांकन में सुधार करने का प्रयास किया जाता है। अगर कोई कठिनाई या समस्या छात्र को आती है तो उसको दूर करने का वहीं पर प्रयास होता है, ये रचनात्मक मूल्यांकन की खास बात है। तो आई होप कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बताया होगा और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, वीडियो का सेशन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। यहाँ पर आज की इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनको कवर करने का प्रयास किया। और यहाँ पर मैंने आपको 11 नवंबर 2020 से लेकर 9 अक्टूबर 2020 में जितने भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, उनको कवर कराने का प्रयास किया और सभी क्वेश्चन के मैंने जो है एक्सप्लेनेशन जो है करने का प्रयास किया। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में भी आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का प्रयास करें, मैं वहाँ पर भी क्लियर करूँगा, या तो उसको नेक्स्ट वीडियो में जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस क्वेश्चन को लूँगा और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का आपको प्रयास करूँगा। लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस जो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करके हमें अप्रिशिएट करने का प्रयास जरूर करिएगा। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट और मेहनत लगता है वीडियो को तैयार करने में। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको टाइप करने में बहुत ही विधिवत और अच्छे तरीके से यहाँ पर टाइप किया जाता है। जो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको अपने एग्जाम में भी टाइप करके नहीं मिलते होंगे। वहाँ पर आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इधर से उधर दिए जाते हैं, एक
स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई देता है, स्क्रॉल करना पड़ता है, तब जाकर आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई देता है। लेकिन मैंने प्रयास किया है कि एक ही फ्रेम में जो है कह लीजिए एक ही स्लाइड में आपको पूरा क्वेश्चन दिखे, उसका ऑप्शन दिखे और उसके बाद से जो है सारे विकल्प दिखें। ऐसा नहीं, जितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी क्वेश्चन को मैं पैराग्राफ साइड में यहाँ पर लिखूंगा और उसके बाद से यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी एक ही स्लाइड में आपको पूरा क्वेश्चन दिखेगा। इससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कुछ समझ में आएगा। तो काफ़ी टाइम लगता है और उसके बाद से ये सारा कुछ कंटेंट तैयार हो पाता है, वीडियो मिल पाता है आप सभी को। तो वीडियो को लाइक करके हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहें, अप्रिशिएट करते रहें, ताकि हम आपको इसी प्रकार के कंटेंट जो है प्रोवाइड करते रहें, जिससे आपको अपने एग्जाम को क्रैक करने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। और इसके बाद किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई और एग्जाम रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका भी आंसर आपको मिलेगा। और वीडियो को आप दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में ये जो बेल आइकन यानी घंटी का निशान होता है उसको आपको दबा लेना है। तभी इस चैनल पे जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको जो कंटेंट या मटेरियल के वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो MCQ के क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट के वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे कॉन्सेप्ट के वीडियो जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उन सभी के नोटिफिकेशन आपको जो है यहाँ पर प्रॉपर मिल पाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस जरूर करें। और देखिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।